हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं अनीता कौशिक कहानी खजाना में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज जिस लेखिका की कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो उर्दू कथा जगत की लीजेंड मानी जाती हैं और मेरी बहुत ही प्रिय लेखिका रही है। और इसमें इनका नाम है इस्मत आपा। इनका पूरा नाम है इस्मत चुगताई। इनका जन्म 21 अगस्त 1915 में हुआ था और ये कथा जगत की कहें या बहुत ही बोल्ड लेखिका थी। एक इंटरव्यू में मैंने सुना था कि इन्होंने खुद ने कबूल किया है कि घर पर जब वो छोटी से बड़ी हुई तो एक लड़की थी और लड़की होने के नाते घर में उनके ऊपर बहुत सारी पाबंदियां थी। ये कहकर उन्हें टोका जाता था कि ये काम लड़कों का है। तो खुद वो कहती कि चाहे मुझे इसके लिए कितना ही लड़ाई झगड़ा क्यों ना करना पड़े, लेकिन मैंने वो काम ज़रूर किया जो कि मुझे कहकर रोका गया कि काम तुम्हारा नहीं है, लड़कों का है। और एक और इनकी बोल्डनेस का उदाहरण हमारे सबके सामने मौजूद है कि इनकी एक कहानी थी लिहाफ, जिसके प्रकाशन में बड़ी दिक्कतें आई क्योंकि उस कहानी के लिए लोगों को ये था कि एक महिला होकर कोई ऐसी कहानी कैसे लिख सकता है। और उसके ऊपर मुकदमा भी हुआ, लेकिन आपा तो आपा ही थी, उन्होंने मुकदमा जीता भी और कहानी प्रकाशित भी हुई। सन 1942 में इन्होंने शाहिद लतीफ़ के साथ निकाह किया। शाहिद लतीफ़ फिल्म निर्देशक थे। उसके बाद इन्होंने कुछ फिल्मों में भी अपनी अदायगी से हमें नवाजा और इनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए भारत सरकार ने सन 1975 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो आज हम इस्मत आपा की एक बड़ी प्रसिद्ध कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है थोड़ी सी पागल। एक ऐसी बच्ची की कहानी है जिसने वर्ल्ड वार के टाइम, सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम अपना पूरा परिवार खो दिया है, लेकिन बड़ी जुनून के साथ वो सोच सोचकर परिवार के एक एक सदस्य के सपनों को पूरा करने में अपनी ज़िंदगी लगा रही है। तो बड़ी अच्छी और बड़े, क्या कहना चाहिए, इसकी कथानक और कथा वस्तु बहुत ही रोचक है और मुझे बहुत पसंद है। तो आई होप आपको भी पसंद आएगी। तो चलिए हम कहानी शुरू करते हैं। थोड़ी सी पागल। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वे कब्र में दफन है। शायद उसे भूल से दफन कर दिया गया है। अगर वह मर चुकी है तो फिर सीने में आग सी क्यों दहक रही है, सांस में रेल सी क्यों बढ़ती जा रही है। शायद वह मरी नहीं है, अभी दम तोड़ रही है। उसे अपने मरने के ख्याल से दुख पहुंचा। अभी उसकी मरने की उम्र नहीं थी। अभी पिछले ही हफ्ते तो उसने अपना 13वां जन्मदिन मनाया था और उसकी मम्मी ने रातों रात उसके लिए सुर्ख गुलाबी रंग का फ्रॉक सिला था जिसमें पीले रंग से उन्होंने कढ़ाई भी की थी। फ्रॉक बिल्कुल नया था। हालांकि अम्मी ने उसे अपने हाउस कोट से बनाया था, लेकिन उस समय वो हाउस कोट था, लेकिन अभी वो फ्रॉक था, तो फ्रॉक तो नया ही था। नहीं, वह मरी नहीं है। मर जाती तो उसे फ्रॉक क्यों कर याद आता। मरने के बाद तो कुछ भी याद नहीं आता। उसने करवट बदलने की कोशिश की, मगर उसके सीने में एक भारी बल्ली पड़ी हुई थी। फिर वह जोर लगाती रही। आहिस्ता आहिस्ता उसने अपने आसपास अटे हुए मलबे को अपने हाथ पैर छुड़ाए। बल्ली दीवार से अड़ी हुई थी, इसलिए उस पर गिरी नहीं। वे रेंग रेंग कर आगे खिसकती रही, फिर बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो चारों तरफ आवाज़ें फैली हुई थी, लोग कुछ कह रहे थे। वे मलबे से आज़ाद एक स्ट्रेचर पर पड़ी हुई थी। तब उसे याद आया कि आसमान में आग बरस रही थी और बूंदों की तरह बम इधर उधर गिर रहे थे। एक बम उसके मकान पर भी पड़ा था, उस मकान पर जिस पर वह अपने प्यारे से परिवार के साथ रहती थी, जिसमें उसकी मम्मी थी, पापा थे, बड़ा भाई आंद्रे था, छोटा भाई मीशा था, नन्ही सी कातिया थी
और एक दादी थी जो प्यार से उन सबको कहानी सुनाया करती थी। कातिया का ध्यान आते ही वह एकदम से तड़प कर उठी, बौखला गई। बेखौफ घबराहट के मारे उसे कुछ नहीं सूझा। वह भागने लगी। वो चिल्लाना चाहती थी लेकिन उसकी आवाज़ अंदर घुट रही थी। कातिया, कातिया, वे चिल्लाकर स्ट्रेचर से उतर गई। लोग उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि स्ट्रेचर कम थे, जख्मी ज़्यादा थे, लेकिन वो लोग उसे चिल्लाते रहे, गलीना गलीना। लेकिन गलीना को बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि वो किसी की आवाज़ पर रुकती या किसी को जवाब देती। वो मलबे की तरफ भागती ही चली गई। वह दोनों हाथों से मलबे को कुरेदने लगी। उसके नाखून टूट गए और उंगलियां लहूलुहान हो गई। इस मलबे के ढेर के नीचे उसकी दुनिया दफन थी। अचानक उसे कातिया की गुड़िया के पैर नजर आए। कातिया को गुड़िया से बहुत प्यार था। वह एक टूटी फूटी गुड़िया थी, लेकिन कातिया कभी उसे अपने से अलग ना करती थी। जहाँ गुड़िया वहाँ कातिया का होना लाजमी था। और हुआ भी वही। उसे कातिया का नन्हा सा हाथ नजर आया। लाल दस्ताना थोड़ा सा उतर गया था। उसने होशो हवास गुम नहीं किए। उसने धीरे धीरे मलबा सरकाया। वहाँ कातिया का गुड़िया वाला हाथ तो था, कातिया नहीं थी। ये कैसे हो सकता है? हाथ है, गुड़िया है, फिर कातिया क्यों नहीं? वे पागलों की तरह मलबा हटाने लगी। उसके सारे शरीर पर नन्हे नन्हे जख्म खून देने लगे। टूटी हुई पसलियां चटकने लगी। उसने कातिया का अकेला हाथ सीने से लगाकर चूम लिया और आंसुओं से उसकी आंखों की रेत ढलने लगी। फिर मीठी मीठी नरम बेहोशी ने उसे अपनी गोद में संभाल लिया। गलीना जो कि 13 वर्ष की थी, जो बिना बात हंसा करती थी, और जब जर्मन बम्बों की बरसात करते थे तो बम गिरने से उसे मालूम था कि या तो लकड़ी की मेज के नीचे छुप जाना चाहिए या पलंग के नीचे छुप जाना चाहिए। तो जब भी बमों की बरसात होती थी और जब सायरन बजता था तो घर की लाइटें बंद कर देनी चाहिए, ये गलीना को अच्छे से मालूम था। जब भी बम बरसते थे तो वो अपनी छोटी बहन कातिया को लेकर कभी पलंग के नीचे और कभी मेज के नीचे छुप जाया करती थी। और माँ जो है वो उन्हें जब कातिया गुड़िया चिपका कर सो जाती थी तो माँ उन्हें वहाँ से निकाल कर फिर पलंग पे सुला देती थी। और गलीना को ये विश्वास था कि जो बम है, हम लाइट बंद कर देते तो बम अंधे हो जाते हैं और हमारा मकान उन्हें दिखाई नहीं देता। तो गलीना को ये विश्वास था कि मेरा मकान कभी भी बमों को नहीं मिलेगा। लेकिन उसे उसका ये यकीन एक दिन टूट गया। वह मकान मलबे के ढेर में तब्दील हो गया और उसकी दुनिया दफन हो गई। अस्पताल क्या था? जानवरों का एक बाड़ा था जिसे अस्पताल बना दिया गया था। जानवर सब जर्मन लुटेरे निगल गए थे। वह इस अस्पताल में ज़्यादातर बच्चे और बूढ़े थे। गलीना के सीने पर बंधा पलस्तर पत्थर के बोझ की तरह उठने बैठने में आड़े आता था, मगर दूसरे जख्मियों को देखकर उसे अपनी चोट बिल्कुल मामूली सी नजर आती थी। वह चल फिर तो सकती थी। बहुत से बच्चे तो टांगे और हाथ भी खो बैठे थे। उनकी आंखें तो सलामत थी, वरना कितने ही मरीज तो अंधे थे। हंसते बच्चे अपाहिज हो गए थे। गलीना का गांव दुश्मन के कब्जे में आ चुका था। उसने पहली बार जर्मनों को देखा तो बड़ी हैरान हुई। उसे लगा ये जर्मन जो हैं ये तो इंसानों की तरह हैं, फिर ये अपने ही जैसे लोगों को क्यों मारते हैं? उसे ये बात समझ न आती थी। उसने अपने खानदान की लाशें देखी, लेकिन उन लाशों को देखकर वह बिल्कुल भी नहीं रोई, क्योंकि उसे वो लाशें पहचान में ही नहीं आ रही थी। उसे अपनी दादी को देखा तो दादी जो थी वो बिल्कुल चकनाचूर हो चुकी थी। उनकी हड्डियाँ बिल्कुल पिस चुकी थी। और कातिया, नन्ही मुन्नी गुड़िया जैसी कातिया कैसे मर सकती थी? कोई भी नहीं मर सकता था। दादी तो चलो बूढ़ी थी, लेकिन मम्मी वो तो जवान थी। पापा की बाजुओं में तो कितनी ताकत थी।
वो कैसे मर सकते हैं। भाई आंद्रे वो तो कितना लंबा होता जा रहा था, ऐसा लगता था जैसे कि एक दिन वो छत फाड़ कर उसका सिर ऊपर निकल जाएगा। और जब कभी आंद्रे घर में आता था तो दरवाजे से टकरा जाता था और पूरा घर खिलखिलाकर हंस पड़ता था। वह सारा घर कहाँ था? कहाँ था वह हरा भरा गांव? लगता था जैसे किसी देव ने अपनी बड़ी सी एड़ी के तले कुचल डाला था, उसकी कमर तोड़ दी थी। मगर ये टूटा हुआ बूढ़ा गांव जिंदा था, सांस ले रहा था और उसे कुचलने वाली एड़ी दर्द कर रही थी, उस मिट्टी से उठ रही थी, पीप सड़ रही थी। आंद्रे को ट्रक ड्राइवर बनने का शौक था। जब कभी वे कोई ट्रक देखती तो उसका दिल भर आता। वे बड़े प्यार से ट्रक पर हाथ फेरती, बाल्टी में पानी भरकर उस पर से मिट्टी खुरचती, फिर कपड़े से उसका एक एक हिस्सा साफ करती। यह क्लच है, यह ब्रेक है। चाबी घुमाने से ट्रक में धड़कन पैदा हो जाती है। पेट्रोल खून की तरह ट्रक की रगों में फैल जाता है। ट्रक घर्रा कर फर्राटे मारने लगता है। फिर धीरे धीरे ट्रक से उसका प्यार बढ़ा। सब कल पुर्जों से उसकी जान पहचान बढ़ी। होते होते बड़ी गहरी दोस्ती हो गई। वह जब मुल्क से जर्मन कूड़ा करकट हटने लगा तो उसने ट्रक चलाना सीख लिया था। जिस दिन उसने पहली बार अकेले ट्रक में सामान पहुंचाया तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसका भाई आंद्रे उसके पहलू में बैठा हंस रहा है। उसने सफ़ेद हमवार दांत उसकी धूप सी संवलाई सूरत पर जगमगा रहे हैं। वे जरा सी भूल चूक करती तो जैसे आंद्रे उसे खबरदार कर देता। ना ना लड़की, ऐसे नहीं। आंद्रे उसे हमेशा प्यार से ये लड़की बुलाया करता था। उसकी लंबी लंबी काली काली चोटियों को भी खींचा करता था। जिस दिन उसने ट्रक चलाना सीखा था उसका अकेलापन दूर हो गया था, जैसे अब वह बिल्कुल अकेली न थी। उसे आंद्रे को पा लिया हो, वह हरदम उसके साथ रहता था। देश के नौजवान दुश्मन से जूझ रहे थे, इसलिए औरतों ने बहुत काम संभाल रखे थे। ट्रकों और छोटे हवाई जहाज़ों के जरिए भिन्न भिन्न मोर्चों पर सामान पहुंचाने का काम औरतें और नौजवान लड़कियां ही किया करती थी। गलीना को ख्याल आया कि आंद्रे जब छोटा था तब ट्रक चलाने के सपने देखता था, मगर बाद में तो उसने हवाई जहाज चलाने का जुनून सवार हो गया था। गलीना अब 16 बरस की थी। अगर आज आंद्रे जिंदा होता तो वह 22 वर्ष का जवान होता। देश को नए सिरे से निर्माण हो गया था। जर्मनों द्वारा विनाश के निशान तेजी से मिटाए जा रहे थे। बर्लिन पर बमों की वर्षा शुरू हो गई थी। शत्रु हार कर हर तरफ से भाग रहा था। लेकिन जब गलीना को पायलट बनने की धुन सवार थी तो ऐसा मालूम होता था जैसे उसने आंद्रे से वादा खिलाफी की हो और वह उसके साथ ट्रक में बैठा हुआ शिकायत की नज़रों से उसे देख रहा हो। क्योंकि आंद्रे हवाई जहाज चला के पायलट ही बनना चाहता था तो वो उससे शिकायत भरी नज़रों से देखता था कि तुम अभी तक ट्रक ही चला रही हो। फिर वह अकेली हो गई। आंद्रे उससे रूठ गया, मगर जब उसने इरादों को प्रकट किया तो किसी ने उसका मजाक नहीं उड़ाया। उसने 6 महीने में अच्छी तरह से हवाई जहाज चलाना सीख लिया। वह पागलों की तरह किसी काम में जुट जाती थी तो उसे पूरा करके ही दम लेती थी। 6 महीने के अंदर उसने हवाई जहाज चलाना ही नहीं, शत्रु के कब्जे में आए देश के हिस्सों पर हमला करना शुरू कर दिया। वह अंधेरी रातों में अकेली ही उड़ जाती थी और दुश्मन के छक्के छुड़ा देती थी। वे हवाई जहाज को इतना नीचे उतार देती थी कि गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं रहती थी। खतरनाक से खतरनाक मोर्चा वह अकेली ही संभाल लिया करती थी। गलीना सब लोगों की बहुत सर्वप्रिय बन गई थी। कई लोग उससे प्रेम के दीवाने हो गए थे, लेकिन गलीना जब उनको भौचक्की होकर देखती तो उनका सारा जोश चला जाता था, ठंडा हो जाता था। प्रेम और प्यार के मैदान में अभी वह कोरी थी। बहुत से लोगों से उसकी दोस्ती थी, लेकिन प्रेम करने की उसमें
योग्यता नहीं थी। प्रेम के लिए तो फुर्सत चाहिए। वह सोचती इत्मीनान से एक दिन कर लिया जाएगा, ऐसी जल्दी क्या है, उम्र पड़ी है, अभी तो सिर्फ आंद्रे का कर्जा चुकाया है और उसी से जी नहीं भरा। फिर उसकी बेकरार तबीयत ने उसे नए चक्कर में डाल दिया। एक दिन मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ सर्कस देखने गई। जब झूलों पर करतब शुरू हुए तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। वह जल्दी जल्दी आस्तीन से निरंतर बहने वाले आंसुओं को पोंछती रही। अपने आंसुओं के रेले में उसे करतब ठीक से भी दिखाई नहीं दे रहे थे। दूर किसी जन्म में जब जिंदगी कहों से भरी थी, तब उसका भाई मीशा आंखें फाड़ फाड़ कर यही करतब देख रहा था। वापिस आकर उसने इतनी गलाबाजियां खाई कि बूढ़ी दादी भयभीत हो गई, कहीं बच्चे का भेजा न लौट जाए। इससे मीशा पर सर्कस में भर्ती होने का जुनून सवार हो गया। वह खेल कूद के मैदान में हर साल मेडल जीता करता। सर्कस को देखकर जैसे उसका दिमाग लौट गया था। बूढ़ी दादी को सर्कस के नाम से डर लगता था। उसका प्रेमी ऐसे ही झूलों में झूलते हुए शायद मर गया होगा। बहुत जोर की घर में बहसें शुरू हो गई। मम्मी भी दादी की हाँ में हाँ मिलाने लगी। बच्चा हाथ पैर तोड़ बैठेगा, दादी जिद कर रही थी। भेजा उल्टा हो जाएगा, मम्मा रट लगा रही थी। भेजा उल्टा नहीं हुआ करता, पापा निरंतर समझाते रहते थे। बचपन में सभी को सर्कस में करतब करने का शौक होता है, कुछ दिन में जी भर जाएगा। मम्मा कहती जिंदगी तबाह हो जाएगी। लेकिन एक दिन मीशा गायब हो गया। पता चला वह सर्कस के साथ मास्को जा रहा है। बड़ी मुश्किल से उसे इस वादे पर वापस लाए कि उसे सर्कस इंस्टीट्यूट में भर्ती करवा दिया जाएगा। उस वक्त हिटलर ने यूरोप को निगलना शुरू कर दिया था। मीशा जरूर सर्कस प्रशिक्षण लेता, लेकिन हालात संतोषजनक नहीं थे। देश दुश्मन के हमलों के लिए बिल्कुल भी तैयार न था। लेकिन मीशा के शरीर के तो पूरे टुकड़े भी नहीं मिले थे। उसकी अधूरी लाश अब तक गलीना की आंखों में तैर रही थी। सबने कहा पागल है वह, जो इतनी जबरदस्त हवाईबाज होकर सर्कस में क्या करेगी, सिवाय झाड़ू लगाने के वहां तू कुछ नहीं कर सकती। यह कला तो कच्ची हड्डियां मांगती हैं। मगर मीशा तो सिर्फ 11 वर्ष का था। तुम मीशा नहीं हो, तुम गलीना हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह यही कहा करती थी। गलीना की जिद के आगे सबको हार माननी पड़ी। वह पागल थी। इस जंग ने लाखों दिमागों को झंझोड़ डाला था। वह भूल गई थी कि वह गलीना है। तभी तो मीशा का कर्ज उतारना था। मीशा जो सर्कस के सपने देखा करता था, जो दरवाजे की चौखट पर झूला करता था, जिसकी लाश से बहुत से टुकड़े नहीं मिले, तो 3 साल की सख्त मेहनत के बाद एक दिन गलीना ने मीशा का कर्ज उतार दिया। नीचे जाल बंधा हुआ था और गलीना झूले पर पींगे ले रही थी। हजारों चेहरे उसकी तरफ उठे हुए थे। हजारों मीशा उसे गर्व से वे शौक से देख रहे थे। उसने कमरबंद में बंधी हुई रस्सी का हुक निकाल दिया। उसके हाथ झूले के बोझ से छूटकर उसके मुकाबिल करतबबाज के हाथों से टकराए। वह सोच रही थी कि वह मीशा है, 20 साल का हवा में झूलता हुआ मीशा। उस समय वह गलीना नहीं, मीशा थी। उसने साबित कर दिया कि अगर इरादे में दृढ़ता हो तो आयु की कैद समाप्त हो जाती है। उसके कर्तव्यों की पूरे देश में धूम मच गई। 2 साल तक गलीना सर्कस के साथ घूमती रही। लोगों ने उसे इतना खुश कभी नहीं देखा था। लोग ठीक ही कहते थे। गलीना
थोड़ी सी पागल थी। यूं भी आवश्यकता से अधिक भावुक लोग थोड़े से पागल होते हैं। इस पागलपन में सांसारिक कष्टों से छुटकारा मिलता है, इंसान में जीने की हिम्मत पैदा होती है, जख्मों को भरने का अवसर मिलता है, यादें रोचक रंग इख्तियार कर लेती हैं। फिर उसकी मुस्कुराहट मन पड़ने लगी। उसे नींद न आने की शिकायत हो गई थी। वह जब भी आंखें बंद करती तो कातिया की गुड़िया वाला हाथ उसे नजर आता। वह घबराकर आंखें खोल देती। आंखें मीचने में उसे डर लगता था। उसे खोया खोया पाकर सर्कस के मैनेजर ने सख्ती से आगाह किया कि वे झूले का आइटम प्रस्तुत करते समय कमर से बंधी डोरी का हुक न निकाले। उसके होठों से हंसी गायब हो गई थी। आंखें कहीं दूर ढूंढा करती और कुछ न पाकर भटकने लगती। उसकी भूख बंद हो गई थी और स्वास्थ्य गिरने लगा था। मैनेजर ने उस पर जोर डाला कि शांतिपूर्ण स्थान पर जाकर कुछ महीने आराम करे। जिस दिन उसकी दुनिया उजड़ी वह अकेली रह गई थी। उसने एक दिन भी सुख चैन से छुट्टी न मनाई थी। उसके दोस्त उसका दिल बहलाने के लिए उसे कभी भी अकेला न छोड़ते थे। उसने अपने सपनों की किसी से चर्चा न की थी। ये हमने कहानी सुनी थोड़ी सी पागल। तो इसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको सुनाया था और सेकंड पार्ट मैं आपको दूसरे वीडियो में सुनाती हूँ। तो थैंक यू।